हेलो एवरीबडी। तो एक्सप्लेनेशन 5 के साथ आ जाते हैं, करते हैं। 4 एक्सप्लेनेशन हम आपको दे चुके हैं, ठीक है। अब इसमें ना कुछ मैं क्वेश्चंस ना छुड़वा रहा हूँ जो बहुत इजी वाले हैं, नो एरर हैं या जो इज एम आर वाले ही हैं। बस मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको जिनमें थोड़े से ना मैं आपको कंसेप्ट समझा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए है और प्रैक्टिस के लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कुछ आपको नया मिल जाए। तो शुरू करते हैं टाइम ख़राब करे बिना। पहला सेंटेंस कह रहा है द हाउस इज़ बिल्ड ऑफ स्टोन्स। जो घर है ना वो पत्थरों से बना हुआ है। अब देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? द हाउस, ठीक है। इज बिल्ड तुम्हारी क्या हो गई? पैसिव वर्ब होगी, मतलब वर्ब है पैसिव वॉइस में, ठीक। ऑफ प्लस स्टोन्स क्या हो गया तुम्हारा? एडवर्ब हो गया, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अब चीज़ें समझते हैं। देखो एक टॉपिक आप जानते होंगे, नाउन। ये 2 तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंदर 3 आ जाते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, प्रॉपर, कॉमन और तीसरा कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल के अंदर 2 आते हैं, एक होता है मटेरियल और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट। कलेक्टिव भी 2 तरह के होते हैं, कॉम्पैक्ट होता है और एक इनकॉम्पैक्ट होता है। बहरहाल मुझे बात करनी है मटेरियल नाउन की। इनके बारे में आप जानते हो कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी का भी एक जो प्रॉपर नाम होता है। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी जाति विशेष का जो नाम होता है। कलेक्टिव नाउन एक समूह का नाम जिसमें सारे एक जैसे हों। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन वो होता है जिससे हम दूसरी उपयोग की चीज़ें बना सकते हो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नेम ऑफ आइडिया, नेम ऑफ कंसेप्ट, ये सब होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मटेरियल नाउन होता है, अगर ये अनकाउंटेबल है तो इनका प्लूरल नहीं बनता भाई, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता और काउंटेबल्स का प्लूरल बनता है, ठीक है। तो इन सब का प्लूरल बनता है। कुछ लोग कहेंगे कि प्रॉपर नाउन का नहीं बनता, भाई बनता है प्रॉपर नाउन का भी, मैं बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इनका प्लूरल नहीं बनेगा। और जो स्टोन होता है उसको हम क्या कहते हैं? पत्थर होता है, पत्थर से दूसरी चीज़ें बनती हैं, तो ये एक मटेरियल नाउन हुआ, तो इसका बहुवचन नहीं बनना चाहिए। पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर स्टोन का प्लूरल बनता है, तो लोग बाग कह देते हैं कि ये एक अपवाद है। और फिर मैं वही बात कहता हूँ, क्यों है ये एक अपवाद, जब हम इसको समझ सकते हैं। तो चलो समझते हैं क्या चीज़ है। जो वर्ड होता है ना स्टोन, अब देखो सेंटेंस से समझो। मैंने एक वाक्य लिखा, दीज एंटेक्स आर मेड ऑफ स्टोन्स, ठीक है। और मैंने एक और सेंटेंस लिखा, दे कलेक्टेड ऑल द स्टोन्स pelted at them। पहले वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है कि जो ये एंटिक्स हैं वो किससे बने हुए हैं? पत्थरों से बने हुए हैं। और दूसरे वाले में क्या कह रहा है? जो उनके ऊपर पत्थर फेंके गए उन्होंने वो इकट्ठे करे। अब देखो पहले वाले में जो ये स्टोन यूज हो रहा है, ये एक मटेरियल के एज अ मटेरियल यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? इनसे ये एंटिक्स बने हैं तो ये मटेरियल है। बट इस वाले में ना, ये वाला जो स्टोन्स हैं ये मटेरियल की तरह यूज़ नहीं हो रहा। इन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर पत्थर फेंके गए उनको उन लोगों ने कलेक्ट किया, तो ये मटेरियल थोड़ा ही हुआ, ये तो एक ऑब्जेक्ट हुआ, कोई चीज़ हुई। तो यहाँ पे नॉट एज मटेरियल नाउन, ठीक है। अब अगर ये मटेरियल की तरह यूज़ हो रहा है तो मैंने अभी आपको बताया मटेरियल होता है अनकाउंटेबल, तो भैया यहाँ पे ये होगा अनकाउंटेबल। बट यहाँ पर ये मटेरियल की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये कॉमन नाउन है। और ये कॉमन नाउन है तो ये कैसे हो जाएगा? काउंटेबल। तो जब काउंटेबल होगा तो स्टोन का स्टोन्स बन सकता है, और जब ये अनकाउंटेबल होगा तो स्टोन्स का स्टोन्स नहीं बन सकता। क्या रहेगा? स्टोन रहेगा। तो इस वाले सेंटेंस में ये चेक आउट कर लो कि यह वाला जो स्टोन यूज़ हो रहा है ये एक मटीरियल है या ये मटीरियल नहीं है। दिख भी रहा है कि ये जो हाउस है ये इन पत्थरों से बना हुआ है, तो ये मटीरियल है।
और अगर ये मटेरियल है तो ये भाई साहब क्या होगा, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल होगा तो इसका बहुवचन नहीं बनेगा, तो यहाँ पर स्टोन्स में से एस को हटा दीजिए। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, बढ़िया आसान सी है। तो ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ट। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मुझे ना कंडीशनल सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इन्वर्जन की ज़रूरत होती है। इन्वर्जन एक टॉपिक होता है, वो एडवर्ब्स के अंडर आता है, मतलब वहाँ पे पढ़ाया जाता है। वैसे तो एक अलग ही टॉपिक होता है, पर ज़्यादातर लोग उसे एडवर्ब्स में पढ़ा देते हैं। तो हम भी देखेंगे उसे, जब पढ़ना होगा हमें पढ़ लेंगे, इन्वर्जन पढ़ा दूंगा मैं आपको। अब देखो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं दूसरे वाले में ना। कंडीशनल सेंटेंसेस नाम से जैसे इसका पता चल रहा होगा कि ये सेंटेंसेस कंडीशंस पर निर्भर करते हैं, कि ऐसा होगा तो ऐसा होता होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होता, ऐसा करा होता तो ये हो चुका होता, इस तरीके की। और ये 3 तरह के होते हैं, नहीं बेसिकली तो 6 तरह के होते हैं, बट नॉर्मली अपन 3 तरह का यूज़ कर लेते हैं, 4 तरह का पढ़ाऊँगा, 6 के 6। ठीक है, एक होती है ओपन कंडीशन, दूसरी होती है सेमी ओपन या क्लोज्ड कंडीशन, तीसरी होती है तुम्हारी क्लोज्ड कंडीशन। यहाँ पे मुझे इन तीनों से ही मतलब है, तो मैं 3 ही बता रहा हूँ। जब मैं इसका कोई लेक्चर डालूंगा कंडीशनल सेंटेंस का, एक ही लेक्चर में हालांकि ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, पूछा जाता है ये। तो मैं इन 3 की ही बात करूँगा क्योंकि मुझे 3 से ही रिलेट करना है। अब इसे अगर मैं समझाने जाऊँगा तो मुझे 1-1.5 घंटा लगेगा। इसको ना तुम सिर्फ एक समराइज वे में ले लो कि जो ओपन कंडीशन होती है, सेमी क्लोज्ड होती है या क्लोज्ड होती है, इनका ना एक स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लो। इफ़ से ही बता देता हूँ, वैसे तो और भी कंजक्शन यूज़ होते हैं, बट मैं तुम्हें अभी इफ़ से ही बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ऐसे ही पढ़ा हुआ है। इफ़ क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2। ठीक, इफ़ क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, और इफ़ क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2। अब देखो ओपन कंडीशन में जो पहला क्लॉज होता है वो फ्यूचर को शो करता है। ठीक है, नहीं सॉरी, माय फॉल्ट, उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हो। और क्लॉज नंबर 2 कहाँ पे जाता है, फ्यूचर। सेमी क्लोज में क्या करते हो, क्लॉज नंबर 1 में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हो, और क्लॉज नंबर 2 में वुड, कुड, माइट, शुड के साथ V1 का यूज करते हो। ठीक है, ये मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स भी बताएंगे आपको। और क्लॉज नंबर 3 में, वो क्लोज कंडीशन में, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ अपन क्या यूज़ करते हैं, मॉडल तो ये आगे, वुड, कुड, माइट, शुड प्लस हैव प्लस V3। तो मुझे इससे बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है कि अगर कोई सेंटेंस कैसा भी लिखा हुआ हो उस हिसाब से बन जाएगा। जैसे अगर मैं मान लो ऐसा एक सेंटेंस लिख दूँ, ये भी बहुत बेसिक है, अभी इसका डीप नॉलेज नहीं दिया आपको मैंने, ये सब क्यों होता है ये भी वजह होती है, ऐसे फालतू में रटने की ज़रूरत नहीं है इसको। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस नंबर 1 कि इफ़ यू स्टडी हार्ड यू डैश पास द एग्ज़ाम। तो वो कह रहा है अगर तुम इफ़ यू स्टडी हार्ड यू डैश पास द एग्ज़ाम, और ये फिलअप आ गया। इस फिलअप में आपको मॉडल कोई भी एक भरना है। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है, ये पहला क्लॉज है, ये सेकंड क्लॉज है, ये कंडीशनल है। स्टडी जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब होती है V1 और V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं।
तो अगर इफ़ क्लॉज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हुआ है तो दूसरा क्लॉज किस में होना चाहिए, फ्यूचर में, वहाँ मैं क्या भर दूंगा, विल भर दूंगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरीके से इन सब के साथ भी होता है। अब अपने सेंटेंस पे आते हैं, इसी से रिलेट करते हैं। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, इसी को आगे कन्वर्ट करते हुए, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश द एग्जाम, बड़ा सा डैश बना देंगे। अब यहाँ मुझे फिलअप करना है कि भैया क्या करना है। तो ये इफ क्लॉज है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैड स्टडीड, मतलब ये पास्ट परफेक्ट हुआ। पास्ट परफेक्ट हुआ तो अगले वाले में मॉडल प्लस हैव प्लस V3 की फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे मैं यू के साथ क्या लगा दूंगा, वुड, मॉडल लग गया, हैव और पास्ट। आपके ऑप्शन दिए गए होंगे, ये वाला ऑप्शन उसमें चुन लेना। अब इस सेंटेंस में क्या है, मैं यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक कंडीशन ही है। जब आगे आप जाके ना कंडीशनल सेंटेंसेस में आप कंजक्शंस पढ़ते हो कि कौन कौन सी कंजक्शन यूज़ होती हैं और किस किस तरीके से होती है। तो एक चीज़ समझना, अगर कहीं पर आप हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 लिखा हुआ देखो तो वो इक्वल होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ठीक है जी। अब यहाँ क्या दे रखा है, हैड यू वर्कड हार्ड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैड यू वर्कड हार्ड। तो ये जब मैं कन्वर्ट करूँगा इफ़ क्लॉज के अंदर तो कैसे हो जाएगा, इफ़ फिर यू आ जाएगा, हैड आ जाएगा और V3 क्या है इसमें, वर्कड। तो अगर ऐसा हो गया, हैड वर्कड लिखा आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट है। और अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, मॉडल प्लस तुम्हारा हैव प्लस V3। यहाँ क्या दे रखा है, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, पर ये मॉडल कहाँ का है, फ्यूचर का। इसे कहाँ ले जाना है, पास्ट में। तो विल की जगह क्या कर दो, वुड। बात समझ में आ गई होगी मेरी। इनके भी मैं डिटेल्ड में लेक्चर आपको दूंगा, बट अभी सिर्फ ये नॉलेज के लिए है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इतने से भी ना हमारा काम चल जाता है। जो पढ़ चुके हैं बालक उन्हें समझ में आ गई होगी बात। जो अभी पहली या दूसरी बार वीडियो देख रहे हैं आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, नोट करते रहना, ये सारे कंसेप्ट आपके काम आएंगे, कसम से सारे काम आएंगे। तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा सेंटेंस, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। ये बहुत ईजी सा है, बट इसमें एक चीज़ बतानी है, बस मज़े के लिए है। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल के पीछे या मोटरसाइकिल के आगे एक स्टिकर लगाते हैं, इट्स मी, ऐसे करके लड़का खड़ा हुआ होता है हुड पहन के या बेसबॉल का बैट लेके, इट्स मी। ठीक है भैया, इट्स मी कुछ नहीं होता, गलत है। हालांकि एक जगह इसको मैं ठीक भी करूँगा, बट अभी के लिए मान लो गलत है। इट इज़ आई होता है, क्योंकि ये डमी सब्जेक्ट होता है। डमी सब्जेक्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा हो और हम दूसरे सब्जेक्ट को किसी और का सब्जेक्ट भी बनाना चाह रहे हो। तो इट वॉज आई हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। ठीक है, अब यहाँ हिम है, हिम कौन सी फॉर्म में, देखो मी होता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में और आई हो गया सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो जब भी आप ऐसा कुछ लिखोगे इट्स हिम, ठीक, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह आप क्या कर दो, इसकी जगह आप यूज़ क्या करो, इट इज़ ही। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इट इज़ ही। आगे से गलती मत करना और मोटरसाइकिल के आगे चीज़ें चिपकाना भी मत कि इट्स मी, इट्स वो, फला टिकड़ा, नहीं। चौथा सेंटेंस देखो, चौथा क्या कह रहा है, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट बाय द डायरेक्टर। भाई आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम गोइंग क्या हो गई, तुम्हारी वर्ब हो गई, फॉर व्हाट हो गया, टू हैव दिस सर्टिफिकेट, बाय हुम, बाय द डायरेक्टर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अटेस्ट। ठीक है, अब देखो सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराना है तो सर्टिफिकेट की मुझे क्या चाहिए, डिटेल्स चाहिए, हाँ है ना। और डिटेल्स कौन शो करते हैं, एडजेक्टिव्स शो करते हैं। ठीक है, डिटेल्स कौन शो करते हैं, एडजेक्टिव्स शो करते हैं। और अगर डिटेल्स एडजेक्टिव शो करते हैं तो भाई साहब जो ये अटेस्ट है ये इसकी डिटेल है
तो मुझे ये एडजेक्टिव की फॉर्म में चाहिए, बट यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, अटेस्ट एक वर्ब की फॉर्म में है। तो आपको या तो मैंने पहली वीडियो में या दूसरी वीडियो में आपको ना मैंने पार्टिसिपल बताए थे कि पार्टिसिपल्स होते हैं, या तीसरी वीडियो में, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे वर्ड, ऐसी वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं जिनको हम। वो वर्ब्स, वो शब्द होते तो वर्ब्स के जैसे हैं, बट काम या तो नाउन की तरह करते हैं या एडजेक्टिव की तरह, ठीक। और एडजेक्टिव में या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, V3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अटेस्ट यूज़ ना करके मैं क्या यूज़ करूँगा, पास्ट पार्टिसिपल। अटेस्ट की जगह पे क्या कर दूंगा, अटेस्टेड। ये मेरा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, जो क्या बताएगा, डिटेल किसकी, सर्टिफिकेट की। सो अटेस्ट की जगह क्या कर दो आप, अटेस्टेड, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया है इसमें, और कुछ नहीं है। पांचवा देखो क्या कह रहा है पांचवा, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। देखो बहुत सिंपल है। चौथा पांचवा से शब्द का मतलब होता है टेल टू, सेड का मतलब होता है टोल्ड टू, ठीक है। टोल्ड टू होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया भाई मैंने, हाँ। से टू, अच्छा, टोल्ड का मतलब होता है सेड टू। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चलती है कि टोल्ड के अंदर पहले से ही टू है। तो अगर मैं टोल्ड के साथ में टू लगा दूंगा तो ये सुपरफ्लोस ना हो जाएगा, जैसे मैंने वो बिग ब्लंडर बताया था आपको शुरू में, है ना। तो दो ऐसे शब्द यूज़ नहीं किए जाते जो एक दूसरे के साथ पहले से अटैच हो। तो टोल्ड के साथ कभी टू का यूज़ मत करना, ना कि टेल के साथ करना। यहाँ पे इन्होंने कर रखा है तो इसको हटा दो, सिंपल है। रवि टोल्ड हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। छठा, अब देखो छठे में थोड़ा सा हमें एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है वो, हालांकि बहुत बार पूछ जाती है, यहाँ भी यूज़ हो रही है, इसमें भी यूज़ हो रही है। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव है, यस या नो टाइप का आंसर वाला, ठीक है। अब देखो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन तो होते ही होते हैं, साथ के साथ ये कंजक्शन की तरह भी काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं किन्हीं भी दो क्लॉसेस को, ठीक है। ये चार होते हैं, अभी के लिए चार समझ लो, बस समझने तो दो ही हैं, हु, हुम, व्हाट या दैट। ये जो हु और हुम होते हैं, इन दो की बात करनी है मुझे। ये ह्यूमंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें जो हु होता है वो वर्क करता है एज अ सब्जेक्ट, और जो हुम होता है वो वर्क करता है एज एन ऑब्जेक्ट। तो ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं थी मुझे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू हु, टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कुछ आ रहा है तो ये प्रेपो है। और आपको मैंने बता रखा है कि प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट। तो मुझे यहाँ एक ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। अब इन दोनों में से ऑब्जेक्ट कौन है, इन दोनों में से ऑब्जेक्ट है हुम, ठीक है। तो मैं टू के साथ क्या यूज़ करूँगा, ना कि हु। तो इसकी जगह आप क्या यूज़ कर दो, हुम। तो ये मेरे 6 सेंटेंसेस पूरे हो गए। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं इसे रब वब कर देता हूँ और अगले सेंटेंसेस लिख देता हूँ। 6 वहाँ हो गए, 7वां 8वां 9वां 10वां, ये देख लो। 7th क्या कह रहा है, अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बॉर्न टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क, ठीक। ये एक मेरी क्या है, कंजक्शन है, यू आर केयरफुल, एक मेरा क्लॉज हो गया। फिर सेकंड क्लॉज सब्जेक्ट, आर बॉन्ड मेरी वर्ब, टू मेक 2 + V1 मेरा क्या हो गया, इन्फिनेटिव। मिस्टेक मेरी क्या हो गई, एक नाउन हो गया। इन योर वर्क ये मेरा एक एडवर्ब हो गया, ठीक है, वेयर का आंसर हो गया है, ठीक।
मिस्टेक मेरा यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखो अगर मैंने कोई एक ही मिस्टेक करी है, कॉमन नाउन है ये, आर्टिकल के बिना यूज नहीं होने का। अगर फॉर वन मिस्टेक तो यूज अ मिस्टेक, फॉर मोर देन वन मिस्टेक so we have to use mistakes। क्यों? क्योंकि ये कॉमन नाउन है, उसे एक आर्टिकल चाहिए अपने बारे में बताने के लिए। तो इस मिस्टेक से पहले ना भैया ए लगा दो और बात खत्म करो इस सेंटेंस की, ठीक है। ओके, 8वां, ड्यू टू हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन। ये सिंपल है, ये वर्ब से रिलेटेड है। देखो दो वर्ब होती हैं, एक होती है शिंक, एक होती है ड्रोन, ठीक। दोनों का मतलब डूबना होता है, बट जब कोई ऑब्जेक्ट डूबता है, जब कोई नॉन लिविंग थिंग डूबती है, तो हम शिंक का यूज़ करते हैं, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। बट जब हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो हम जब वो डूबता है तो हम ड्रोन का यूज़ करते हैं, फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर कौन डूब रहा है, शिप। शिप एक नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो ड्रोन नहीं, शैंक। शिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, शैंक। इसका यूज़ करो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, ही फेल हैवीली एंड दिस कॉज्ड हिम ग्रेट पेन। वो बहुत बुरी तरीके से गिरा और उसे इस वजह से ना बहुत दर्द हुआ, ठीक है। ये नाउन से रिलेटेड है। अच्छा मैंने यहाँ ये लिख दिया ना, कोई सा क्वेश्चन छुड़वा दिया क्या मैंने? अच्छा ये 7वां है, ये 8वां, ये 9वां, ठीक है। अब देखो पेन जो होता है ना, पेन, ये सिंगुलर में भी अलग, इस सिंगुलर का इसका अलग मीनिंग होता है और प्लूरल का इसका अलग मीनिंग होता है। जब सिंगुलर की बात होती है तो ये दर्द को बताता है। दर्द कैसे लिखते हैं, ऐसे, दर्द को शो करता है, ठीक है। बट जब ये प्लूरल होता है तो इसका बन जाता है पेन्स, और ये मेहनत वहनत से रिलेट करता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजेस भी हैं, उन्हें मैं कुछ फ्रेजेस को ना आपको यहाँ लिखवाऊंगा और उसी में से ना मुझे आंसर मिल जाएगा। मैं ऊपर के दोनों मिटा देता हूँ, तो क्या है वो समझो। एक सेकंड में फ्रेज देख लेता हूँ कहाँ है। मैंने लिखा पहला फ्रेज, पेन इन द नेक। इसका मतलब होता है टेंशन। जब मुझे टेंशन शब्द का यूज नहीं करना तो मैं पेन इन द नेक भी कह सकता हूं, ठीक। नेक्स्ट, बी एट पेन्स। देखो यहां पेन्स यूज कर दिया, तो इसका मतलब होता है टू ट्राई हार्ड टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए बहुत हार्डली ट्राई करना, बहुत हार्ड ट्राई करना, ठीक है। गो टू ग्रेट पेन्स, टेक पेन्स, ये आपने पढ़ा भी होगा, टेक पेन्स। और एक होता है टेक ग्रेट पेन्स। इनका भी मतलब यही होता है टू ट्राई हार्ड टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये पेन से बनने वाले फ्रेजेस हैं मेरे पास। अब मैं अपने सेंटेंस में आता हूँ। वो क्या कह रहा है भाई, दर्द की बात हो रही है, वहाँ हार्ड की बात तो हो नहीं रही है। और अगर वहाँ दर्द की बात हो रही है तो ये सिंगुलर नाउन है, पेन कहाँ गया, पेन सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ मुझे आर्टिकल लगाना पड़ेगा यहाँ पर। वो क्या होगा, अ ग्रेट पेन, ठीक है जी। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लास्ट सेंटेंस आज का क्या है, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। अच्छा, ओके, देखो
कपल, ए कपल, द कपल। जैसे आपने वर्ड पूरा पढ़े होंगे ना, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, वेरी लिटिल, लिटिल, द फ्यू, तो ये उसी से रिलेटेड। कपल का मतलब होता है, अपना मीनिंग होता है। ए कपल का मतलब होता है वो कपल, कपल मतलब जोड़ा जो अनिश्चित है। और द कपल का यूज़ मतलब क्या होता है, द कपल का मतलब क्या होता है, वो जोड़ा जो निश्चित है। ठीक है, अगर ये जोड़ा निश्चित है तो इसकी मुझे ना इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, और अगर ये जोड़ा अनिश्चित है तो इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए होगी। ये तो एक सिंपल सा वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे द लगा हुआ है। अब मैं देख लेता हूँ इस सेंटेंस में मुझे इन्फॉर्मेशन है या नहीं। क्या कहा गया है, आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक। इन दिनों की बात के बारे में, भाई इन दिनों की कोई इन्फॉर्मेशन है क्या मेरे पास? कुछ दिन पहले, कुछ दिनों के पहले मिला था मैं उसे, 2-3 दिन पहले। कौन से दिन? आई हैव टू नो अबाउट देम, बट यहाँ मुझे कुछ गिवन नहीं है। और अगर मुझे गिवन नहीं है तो यहाँ पर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो द की जगह पे क्या लगा दो, ए। समझ गए? ओके, तो यहाँ तक कि मेरे लगता है मुझे 10 सेंटेंस मैंने कंप्लीट कर दिए आपके लिए। ठीक है, कल फिर एक वीडियो, कल क्या है, संडे है ना, संडे को हम भाई वीडियोस नहीं डालेंगे। ठीक है, संडे इज़ अ फन डे, इज़ अ रेस्ट डे फॉर अस। ठीक, और अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक, सब मेहनत कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में ना दीपक सर से एक गलती हो गई थी, उन्होंने टेलीग्राम की जगह इंस्टाग्राम बोल दिया था। सो वो टेलीग्राम ही था, इंस्टाग्राम नहीं था। गलती हो जाती है सबसे, फंबल सब करते हैं, जो फंबल नहीं करते वो क्या करते हैं। ठीक है, आपको अगर हम अच्छे लग रहे हैं, हमारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, हमारी चीज़ें सही लग रही हैं, तो आप हमें बताएंगे, ज़रूर बताइए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़िए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए स्टडी जोन रुड़की के नाम से। ठीक है, सो और अब की बार मैं इंस्टाग्राम कह रहा हूँ तो मैं इंस्टाग्राम ही कह रहा हूँ, मैं टेलीग्राम नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, सो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, पढ़िए ज़रूर। ठीक है, ये चैनल मेहनती वालों के लिए है, जिन्हें मेहनत करनी है। ये हार्ड कोर ऑडियंस के लिए नहीं है, प्लीज़ इस चीज़ को समझना। मैं किसी को बुरा भला वाली बात नहीं कह रहा, बट एक सच्चाई बात कह रहा हूँ। दिस इज़ ओनली फॉर लर्नर्स, रोटर्स के लिए नहीं है, ये लर्नर्स के लिए है। रट्टेबाजों के लिए नहीं है, सिर्फ सीखने वालों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टीम स्टडी जोन की तरफ से मेरा आज के लिए आपको इतना ही। धन्यवाद।